जेएनयू में क्यों हुआ बवाल, क्यों खूनी खेल खेला गया जेएनयू के अंदर, क्यों लाठी डंडे चले, क्यों पत्थरबाजी हुई। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज। टाइम्स नौ भारत के डिजिटल प्रोग्राम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करेंगे जेएनयू में हुए हिंसा की बारीकियों की, कारणों की और आखिर किन परिस्थितियों में कल देर रात जेएनयू में बवाल हुआ, कल देर रात जेएनयू में लाठी डंडे चले, कल देर रात जेएनयू के अंदर पत्थरबाजी हुई। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है वीसी जो कि जेएनयू की हैं उनके एक बयान को लेकर। दरअसल जेएनयू की वीसी का एक पॉडकास्ट जो है वो आता है और उसमें कई सारी जो बातें हैं वो करती हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर भी कुछ बातें जो हैं उनके द्वारा कही जाती हैं। उनमें से कुछ बातें लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पसंद नहीं आती हैं और उसके बाद जो लेफ्ट विंग है वो जेएनयू के वीसी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करना शुरू करती है। इसके पहले भी जेएनयू में जो बवाल हुआ था, पिछली बार जेएनयू में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद जो जेएनयू के जो ऑफिस बियरर्स थे, जितने भी लोग थे, उन सबको सस्पेंड किया गया था, बाकायदा फाइन लगाया गया था और उसके बाद से ही ये पूरा जो मामला है वो बढ़ता चला गया। जेएनयू में जो लेफ्ट के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे और मांग कर रहे थे कि ये जो पूरा सस्पेंशन है इसको हटाया जाए और इसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको निरस्त किया जाए। लेकिन कार्रवाई जो है वो जारी रही और उसके बाद लोग प्रदर्शन पे उतर आए और जो बच्चे थे वो यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 5-6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। ये मामला और तूल पकड़ गया जब वीसी का बयान निकलकर सामने आया। एक पॉडकास्ट में दिए गए इंटरव्यू में वीसी ने यूजीसी के नियमों में कुछ बातें कही और वो बातें जो हैं वो फिर विवाद का स्वरूप ले लिया। लोगों ने वीसी को घेरना शुरू किया और उसके बाद मांग की, उनसे माफ़ी की और उसके बाद उनके घर के जो है वो घेराव करने की कोशिश की। कल देर रात लगभग 1 बजे के आसपास साबरमती ढाबे से वीसी का जो घर है वहां तक एक मार्च निकाला गया और उस मार्च में कई सारे जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो मौजूद थे। साबरमती ढाबे के पास पहुंचने के बाद जो दोनों गुट हैं, एबीवीपी के और लेफ्ट के, दोनों आमने सामने आते हैं और उसके बाद विवाद जो है वो बढ़ जाता है और पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट के जो स्टूडेंट हैं वो बच्चों को अंदर बंद कर रहे थे, स्कूल बंद कर रहे थे, जो क्लासरूम थी, जो रीडिंग रूम था, वहाँ से बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे थे और जब बच्चे इससे मना कर रहे थे तो फिर उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, लाठी डंडों से उनकी पिटाई की और पत्थरबाजी की। वहीं लेफ्ट का आरोप है कि एबीवीपी जो है वो इनके पूरे प्रदर्शन को रोकना चाह रहा था और यही कारण है कि लेफ्ट जो है वो आरोप लगा रहा है कि एबीवीपी की तरफ से पहले इसकी शुरुआत की गई, उनके तरफ से लाठी डंडों से अटैक किया गया और प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश की गई। अब इस पूरी कहानी में कई सारे किरदार हैं, कई सारी विक्टिम्स हैं। जो लोग घायल हुए थे उनको एम्स और सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो घायल होकर स्वस्थ हो गए थे उनको वापस यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है। आज दोनों पक्षों ने, एबीवीपी ने और साथ ही साथ लेफ्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी बातें की। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जेएनयू का इतिहास भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेएनयू ने इस देश को कई सारे नामी गिनामी शख्स दिए हैं। देश में आज हमारे कैबिनेट में भी कुछ जो मंत्री हैं वो जेएनयू से पढ़े हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट जेएनयू से पढ़े हैं। लेकिन जेएनयू का विवादों से नाता पहली बार का नहीं है। कई बार जेएनयू जो है वो सुर्खियों में रहा है और कई बार गलत चीज़ों के लिए भी सुर्खियों में रहा है। जेएनयू के साथ विवादों का नाता तब भी जुड़ा जब साल 2020 में जेएनयू में एक बार ऐसा ही अटैक देखने को मिला जहां पर मास्क लगाए, चेहरा ढके हुए कई सारे जो लोग थे वो अंदर पहुंचते हैं। क्लैश बिल्कुल कल जैसा ही होता है जहां पर लेफ्ट और एबीवीपी आमने सामने आते हैं। कई सारे लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चोट आती है। उस वक्त की जो प्रेसिडेंट थी आयशी घोष, उसके हाथ में भी जो है बताया जाता है कि उनका हाथ टूट गया था। ऐसे वो पूरा क्लैश हुआ था। एक बार फिर से जेएनयू के अंदर जो है कल रात 1:30 बजे ऐसा ही एक हमला देखने को मिला जहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आए और एबीवीपी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि लेफ्ट के स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो मार पिटाई है वो की, लाठी डंडे चलाए, पत्थरबाजी जो है वो शुरू कर दी। बाकायदा ये प्रदर्शन और ये जो सस्पेंशन है इसके पीछे के कारणों को अगर हम समझें तो ये पता चलेगा कि जेएनयू में कुछ दिनों पहले जो है
वो एक बवाल हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, प्रदर्शन किया गया था जिसमें कि जो रिकॉग्निशन कैमरेज लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे और बायोमेट्रिक लगाए गए थे, उसका विरोध लेफ्ट की तरफ से किया गया था। यही कारण था कि अंदर की जो प्रॉपर्टीज थी उनको कुछ नुकसान भी हुआ था और जेएनयू में जो लाइब्रेरी है वहाँ के गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। इसको संज्ञान में लेने के बाद जेएनयू प्रशासन की तरफ से जो जेएनयू एसयू की पूरे जो ऑफिशियल बीरर्स थे उनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर फाइन लगाई गई और उसके बाद जो प्रदर्शन है वो फिर अपना अपना धीरे धीरे करके बढ़ता गया लेफ्ट की तरफ से और पिछले 5-6 दिनों से ये लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी था। अब इस प्रदर्शन के बीच में कल देर रात जो है वो दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, जब रीडिंग रूम में जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है वहाँ पर जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे रीडिंग रूम के अंदर, उस वक्त जब बच्चों को बाहर निकाल कर और बंद करने की कोशिश की गई स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को, उस वक्त जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एबीवीपी के जो लोग थे वहाँ पर, वो भड़क गए और उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर लेफ्ट की तरफ से भी जो विरोध है वो आपत्ति जो है वो दर्ज कराई गई और वो उसको बंद कराने पे अड़ गए। जबरदस्ती आरोप लग रहे थे कि जो स्कूल ऑफ सोशल साइंस है उसको बंद कराया जा रहा था और बच्चों को निकाला जा रहा था। ऐसे में एबीवीपी के जो लोग हैं वो भी वहां पर इकट्ठा होते हैं और दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद ये पूरा क्लैश शुरू हो जाता है। एबीवीपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो छात्र संघ के लोग थे, जो यूनियन के लोग थे, वो बाथरूम में जाकर छिप गए थे, लिफ्ट में जाकर छिप गए थे, लेकिन लेफ्ट की तरफ से उसमें भी फायर एक्सटिंग्विशर और जो बाकी तमाम चीज़ें हैं वो डालकर बच्चों के ऊपर अटैक किया गया, ऐसा एबीवीपी आरोप लगा रही है। वहीं लेफ्ट का ये कहना है कि एबीवीपी ने ही पहले इसकी शुरुआत की थी और जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हिंसक बनाने में लेफ्ट जो है वो पीछे थी, एबीवीपी आगे आई थी और उसके बाद ही ये पूरा इंसिडेंट इस तरीके से तूल पकड़ा और जेएनयू में एक बार फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कंप्लेंट जो है पुलिस के पास आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जो बातचीत है वो आज मीडिया के सामने की गई है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी बातें की, अपनी अपनी कहानियां बताई, लेकिन जेएनयू का इतिहास विवादों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जेएनयू में कई सारे जो नारे हैं वो भी लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे जो नारे हैं उनके आरोप जेएनयू के अंदर लगने के लगे थे और उसके बाद जो विवाद है जेएनयू में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जेएनयू में उस समय भी विवाद बढ़ गया जब साल 2020 में जनवरी के महीने में भी अंदर कुछ लोग जो है वो लाठी डंडे लेके पहुंचते हैं और उसके बाद लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में जो क्लैश है वो देखने को मिलता है। फिलहाल एबीवीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पुलिस में कंप्लेंट देंगे और उसके बिहाफ पे एफआईआर जो है वो दर्ज कराई जाएगी। अगर एफआईआर होती है तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले भी साल 2020 के हुए हिंसा मामले में पुलिस ने कई सारे जो लोग हैं उनको डिटेन किया था, उनको अरेस्ट किया था और जो जांच है इस पूरे मामले में वो शुरू की गई थी। इस बार भी एबीवीपी का कहना है कि वो जब अपनी कंप्लेंट देंगे उसके बिहाफ पे जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जाएगी और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो कराने की मांग की जा रही है। लेकिन जेएनयू में जिस तरीके से कल जो घटना हुई है और जिस घटना में जो तमाम लोग, जो सीसीटीवी कैमरे और जो वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं वो अपने आप में जेएनयू के बारे में और जो एक परसेप्शन लोगों का जेएनयू को लेकर है नेगेटिव, उसको बढ़ाने का काम किया है। जो स्टूडेंट्स आम हैं वो बता रहे हैं कि इससे पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और जेएनयू का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। जेएनयू में कल हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसकी जो बात है, जो जांच है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन कल जो जेएनयू में घटना हुई है, जिस तरीके से घटना हुई है, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। जो एबीवीपी के लोग हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग भी अंदर मौजूद थे, गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी प्रोएक्टिव एक्शन इस मुद्दे पे नहीं लिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद थी, क्योंकि बिना यूनिवर्सिटी परमिशन के अंदर जाकर इस तरीके से ना वो बीच में इंटरफेयर कर सकती थी और ना ही उस तरीके से जाकर उनका जो है वो पूरा इन्वॉल्वमेंट होता। यही कारण है कि गेट के बाहर की जो सुरक्षा है वो पुलिस मौजूद थी और जब पुलिस को फ़ोन किया गया तब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पुलिस है वो पहुंची थी और उसमें के बाद जो लोग थे अंदर जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया था। अब दिल्ली पुलिस के पास जब ऑफिशियल कंप्लेंट पहुंचेगी इस पूरे मामले में, उसके बाद दिल्ली पुलिस उस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब तक जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और अब तक जो हम समझ पाए हैं, जो डिकोड कर पाए हैं, उसके हिसाब से यही पता चला है कि कल देर रात जो है वो क्लैश होता है। क्लैश इतना ज़ोरदार होता है और कारण क्या था
इसकी तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो जेएनयू एसयू के ऑफिशियल बियरर्स हैं उनको सस्पेंड किया है, तब से ये विवाद और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और जो वीसी का बयान आया जेएनयू का, जो पॉडकास्ट के बीच में जो बातें निकल के सामने आई यूजीसी के नियमों को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो आग में जो है वो घी डालने का काम किया। और उसके बाद कल जो एक मार्च है वो निकाला गया और मार्च के बीच में ही इस तरीके से पूरा ये हमला किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब पुलिस के पास जब कंप्लेंट की कॉपी पहुंचेगी, कंप्लेंट जाएगी तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। आज लेट्स रिकॉर्ड में इतना ही।